हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविदा अधिनियम की धारा 51 से लेकर 58 तक के बारे में विद केस लो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे आज हम देखेंगे कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं यानी व्यतिकारी वचन होते हैं तो उनका पालन कैसे होगा, और साथ ही साथ अगर व्यतिकारी वचन दिए गए हैं तो उनका पालन करने का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में उसको क्या किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि ये भी देखेंगे कि यदि मान लीजिए यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं और उनमें से किसी एक पक्षकार या दो पक्षकार हैं तो उनमें से एक अगर मना कर देता है कि मैं अपने प्रॉमिस का, अपने वचन का पालन नहीं करूंगा, तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन सभी को डिस्कस करेंगे, बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बात करें यहाँ पे चैप्टर 4 के अंतर्गत संविदाओं के पालन के विषय में जहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे हम बात करेंगे 51 से लेकर 58 तक के बारे में, यानी सेक्शन 51 से 58 तक के बारे। इसके पहले के सेक्शन हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो व्यतिकारी वचन होता क्या है, तो इसकी जब आप डेफिनेशन देखोगे तो सेक्शन 2F यानी कि 2 में निर्वचन खंड में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको मिल जाएगी इसकी परिभाषा। वहाँ पे परिभाषा में क्या कहता है, 2F में कहता है कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। यानी कि ए ने बी को कुछ प्रॉमिस किया है कि ये कुछ करेगा बी के लिए, तो साथ ही साथ बी ने भी कुछ प्रॉमिस किया है ए के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। यानी ए ने कुछ करने के लिए बी से प्रॉमिस किया और बी कुछ करने के लिए ए से प्रॉमिस करता है, तो ये क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से देखते हैं। अब ए ने क्या किया, ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें 2 किस्तों में पेमेंट करूंगा। ठीक है, कितने किस्तों में, 2 किस्तों में। और बी कहता है कि ठीक है, जैसे ही तुम पहली किस्त देते हो वैसे ही मैं आपको गुड्स का डिलीवर कर दूंगा, यानी माल की डिलीवरी कर दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों को प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। यानी कि ए को क्या करना होगा, पहली किस्त जारी करनी होगी और बी क्या करेगा, पहली किस्त मिलते ही अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, उसको गुड्स डिलीवर करेगा। तो कुछ गुड्स डिलीवर कर देता है, तो अगर कर देते हैं, दोनों वचन पालन कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, क्या कहलाता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का पालन कर दिया गया। तो ये है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इसका पालन कैसे किया जाएगा, तो इसके सबसे पहले केस देखिए, एक केस के माध्यम से इसको देखते हैं। राधा कृष्ण शिवदत्त राय वर्सेस तैयब दाऊद भाई 1962 का केस था ये। इसमें क्या कहा गया था, यदि किसी संविदा में दोनों पक्षकार के द्वारा वचन दिए गए हैं तो उन्हें व्यतिकारी वचन कहते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन क्या देता है कि यदि मान लीजिए ए और बी दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं कि एक दूसरे को वचन क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी व्यतिकारी वचन कहलाता है। यदि ऐसे वचनों का पालन साथ साथ होना हो तो वचनदाता के लिए तब तक अपना वचन पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता भी अपने वचन का पालन करने के लिए इच्छुक एवं तैयार ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे को ना वचनों का पालन साथ साथ करना होता है, ये कहलाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया था कि ए कुछ 2 किस्तों में पेमेंट करने वाला था और बी पहली किस्त मिलते ही उसको कुछ गुड्स की डिलीवरी करने के वचन देते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे वचन देंगे। ए तब तक पहली किस्त नहीं देगा जब तक कि यहाँ पे ये भी तैयार ना हो अपने गुड्स को डिलीवर करने का, और बी भी तब तक यहाँ पे गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि ए पहली किस्त दे नहीं देता। यानी दोनों को एक साथ करना होगा। और यहाँ पे इच्छुक और तैयार होने का मतलब क्या है कि तैयार तो हो कि आप गुड्स डिलीवर करोगे, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। बाद में इच्छा क्या हो जाती है कि मुझे नहीं करना है। अभी तो तैयार हो आप, लेकिन बाद में क्या होता है, आपकी इच्छा ही नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। यानी दोनों चीज़ होना चाहिए, आप इच्छुक भी होने चाहिए और साथ ही साथ आप रेडी भी होने चाहिए, रजामंद भी होने चाहिए कि आप उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ इन वचनों का पालन होता है। जहाँ पे अगर साथ साथ वचनों का पालन करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्या कहलाता है, आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 51 में। सेक्शन 51 क्या कहता है, वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचन पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ए ने कुछ प्रॉमिस किया है बी को, तो ए तब तक के लिए लायबल नहीं होगा जब तक कि बी भी अपने वचन का पालन नहीं कर देता। यानी कि एक दूसरे को क्या करना होगा, पालन, साथ साथ वचनों का पालन करना होगा। जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने के लिए व्यतिकारी वचनों से गठित हो। व्यतिकारी वचन क्या होता है, अभी बता दिया, जिसका साथ साथ पालन किया जाना हो। तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर ये कुछ वचन दे रहे हैं, तब ये कब तक अपने वचन का पालन नहीं करेगा, जब तक कि वचन ग्रहीता भी अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। यानी दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई, तैयार और रजामंद होना, यानी रेडी तो हो, मान लो आपकी विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर तो क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तैयार भी होना चाहिए, रजामंद भी होनी चाहिए। तभी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है, जिसने अपन वचनदाता जिसको कहते हैं, वचन दिया है, तो उसको अपने वचन का पालन करेगा। और जब तक दूसरा अपन रेडी नहीं है, रजामंद नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तब तक ये पहला पार्टी यानी वचनदाता अपने वचन का पालन करने से मना कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, दृष्टांत बेरेक्ट का ही दृष्टांत है। का और खा संविदा करते हैं कि खा को का माल परिदत्त करेगा। यानी कि ए जो है गुड्स की डिलीवरी करेगा किसको, बी को, जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर खा द्वारा किया जाएगा। यानी कि अब जैसे ही ये ए क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा, वैसे ही ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा बी। यानी कि दोनों ने वचन दे दिया, ए गुड्स डिलीवर करने का, बी उसी टाइम पेमेंट करने का। तो यहाँ पर माल का परिधान करना का के लिए आवश्यक नहीं, यानी ए जो है वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए वो आवश्यक नहीं है। यानी कब तक नहीं करेगा, जब तक कि जो बी है यानी खा है अपने परिधान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामंद ना हो। यानी कि जब भाई बी पेमेंट नहीं करेगा, संदाय नहीं करेगा, तो यहाँ पर ए कैसे गुड्स डिलीवर कर देगा। यहाँ पे वचन का तो साथ साथ पालन किए जाना आवश्यक है। तो यही चीज़ सेक्शन 51 कहता है कि अगर साथ साथ किया जा रहा है तभी यहाँ पे वचन का पालन हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर एक रजामंद नहीं है, तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, या फिर रेडी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये चीज़ सभी होनी चाहिए। दोनों पार्टी जो है, चाहे वचनदाता हो चाहे वचन ग्रहीता हो, दोनों को यहाँ पे तैयार होना होगा, रेडी होना होगा कि वचन अपने अपने वचनों का पालन करें, तभी ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि माल के लिए संदाय करना खा के लिए भी आवश्यक नहीं। जिस प्रकार से का के लिए आवश्यक नहीं था, उसी तरह खा के लिए भी पेमेंट करना आवश्यक नहीं है। कब तक पेमेंट करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि संदाय पर माल परिदत्त करने का के लिए का और रजा तैयार और रजामंद ना हो। वही चीज़ें जो चीज़ बी के लिए बताएगी, वही चीज़ ए के लिए बताई गई है। यानी दोनों के लिए सेम यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं। अगर ए को भी क्या करना होगा, अपने वचनों का पालन करना होगा, और साथ ही साथ बी को भी अपने वचनों का पालन करना होगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हो गया, ए गुड्स डिलीवर करेगा, बी पेमेंट करेगा, लेकिन क्रम क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में इनके वचनों का पालन किया जाएगा, ये बताता है आपका सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कहता है, व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम बताता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है, यानी जब संविदा की जाती है, तो उसमें व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम संविदा द्वारा ही निश्चित कर लिया जाता है कि जैसे ए पहले माल डिलीवर करेगा कि बी पहले पेमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए इसका क्रम निश्चित नहीं है, यानी ऑर्डर निश्चित नहीं है कि ए पहले गुड्स डिलीवर करेगा कि बी पेमेंट करेगा पहले, यही निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि वचनों की प्रकृति क्या है इस पर डिपेंड करता है कि वचन का पालन किसे करना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम संविदा द्वारा निश्चित किया जा सकता है, और यदि मान लीजिए नहीं किया गया, अगर किया गया है तो क्रमानुसार किया जाएगा, जैसे वहाँ पे वचन का पालन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। यदि निश्चित नहीं है तो यहाँ पे वचनों का पालन का क्रम इस बात पर निर्भर करेगा कि वचनों की प्रकृति क्या है। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किस उद्देश्य से किया है, किस पर्पज से किया है, आप जो वचन दिया है उस वचन की प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है, इन सभी चीज़ को देखा जाएगा, उसके बाद इन वचनों का पालन किया जाएगा। अब यहाँ बेरेक्ट में देखते हैं, बेरेक्ट में क्या कहता है कि जहाँ की वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्तः नियत हो, वहाँ उनका पालन उसी क्रम से किया जाएगा, और जहाँ की वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत ना हो, उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो।
जैसा मैंने अभी बताया सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है बेयर एक्ट में कि अगर निश्चित है तो ठीक है, उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में यहाँ पे डिसाइड किया गया पार्टीज के द्वारा, पक्षकारों के द्वारा, कि उसका पालन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का पालन किस प्रकार से किया जाएगा। यदि नहीं है तो उसके व्यवहार देखा जाएगा, उसका ट्रांजेक्शन देखा जाएगा, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो संविदा आपने की है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका पालन किया जाएगा। आई होप आपको ये 51 और 52 समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा भाई। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है? जिस घटना के घटे होने पर संविदा प्रभावशील होनी है। जिस घटना के, यानी कि आपने कोई संविदा ऐसी करी है कि कहा है कि जब ऐसी घटना घटेगी तब यह संविदा प्रभावशील होगी, तो उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व क्या है। अब यहाँ पे लायबिलिटी बताता है। देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, जबकि किसी संविदा में व्यतिकारी वचन अंतर्विष्ट हो, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में व्यतिकारी वचन को यहाँ पे डाला गया हो कि पालन दोनों को साथ साथ करना है, और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, यानी कि रोके। अगर रुकावट डालता है, दूसरा पक्षकार उसके पालन करने में रुकावट डालता है, तो वह संविदा इस प्रकार निवारित की गए पक्षकार के विकल्प पर ही शून्यकरणीय हो जाएगी, और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणाम से उठानी पड़े दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार होगा। अब यहां पर देखिए, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी, यानी इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है बी से कि बी जैसे ही 1,000 रुपये देगा, ठीक है, वैसे ही ए क्या करेगा, बी के लिए कुछ काम करेगा, कुछ ऐसा अमुक कार्य है, कोई बी ने कुछ कार्य बोला होगा उसको करेगा, लेकिन बदले में क्या देगा, बी 1,000 रुपये देगा। अब जब यहाँ क्या हुआ कि ए जब काम करने की बात आई, ए की जब काम करने की बात आई, ए तैयार था, रेडी था, और उसकी विलिंगनेस भी थी कि उस कार्य को करे, लेकिन बी ने क्या कर दिया, उस कार्य में रुकावट डाली, बोला कि मुझे नहीं करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या है कि अगर बी मना कर देता है, कार्य निवारित करता है वैसा करने से, ठीक है, यानी बी निवारित कर देता है, तो ए के विकल्प पर क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट या तो विखंडित करवाना चाहे तो विखंडित हो सकता है, शून्यकरणीय करवाना शून्यकरणीय हो सकता है, यानी कि ए अगर चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट का पालन करे, ए चाहे तो ना करे, ए के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ए को जो भी हानि हुई होगी ना, जो भी उसे लॉस हुआ होगा, उसको रिकवरी के लिए बी पे केस कर सकता है, बी से वसूल सकता है वो पैसे। तो ये चीज़ यहाँ पे अब एक केस के माध्यम से देखते हैं। केस एक था रामचंद्र नारायण नायक बनाम कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड 2013। अब इस केस के तहत क्या होता है, एक नहर बनाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके साथ, कंपनी थी कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड और एक रामचंद्र नारायण नायक थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सीमेंट वगैरह थी, बाकी जो मटेरियल रॉ मटेरियल लगने वाला था, वो किसको देना था, वो विभाग के द्वारा दिया जाना था, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाना था। जितनी भी सामग्री थी सब देना था उसके पास है। अब क्या किया, जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कर दिया, खुदाई का काम शुरू कर दिया, यानी कि काम तो उसने स्टार्ट कर दिया। परंतु बाद में क्या होता है, जो विभाग था ना वो रेडी नहीं था, उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें कोई सामग्री नहीं दूंगा, कोई मटेरियल आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, मैनेज नहीं कराया जाएगा, और ना ही ये भी बोल दिया कि साथ ही साथ जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुले बाजार से भी सामान नहीं खरीद सकता, खरीदने की इजाज़त भी नहीं थी। अब क्या होता है, ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई जो ठेकेदार है ना वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो ब्रीच कर रहा है, संविदा भंग कर दिया उसने। भाई देखा जाए तो विभाग ने तो स्वयं इसके क्या किया था, भंग कर दिया था। तो जब ठेकेदार को पैसा जमा था ना, जो ठेकेदार ने कुछ पैसे जमा कराए रहे होंगे, तो उसको क्या कर लिया, डिपार्टमेंट ने जमा कर लिया, किस कारण से कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया।
और साथ ही साथ जो भी काम इसने किया था ठेकेदार ने, उसका भी भुगतान रोक दिया गया। तो न्यायालय ने क्या बोला? न्यायालय ने कहा कि भैया विभाग, आपने क्या किया है, आपने तो खुद एक उसका संविदा का पालन नहीं किया है। तो साथ ही यहाँ पे क्या किया न्यायालय ने, उसकी जो जब्त की गई धनराशि थी उसको भी लौटाया, और जो उसके बिल का भुगतान था पहले बचा हुआ था उसको भी रिटर्न करने के लिए 9% ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट इसको किया गया, रिटर्न करने का आदेश दिया गया था, भुगतान करने का आदेश दिया गया था। भाई इसका तो लॉस हुआ था ना, तो लॉस को तो इसको रिकवर करवा दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था। अब आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 जो है वो क्या कहता है कि भारत यहाँ पे वित्तकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। अब जिस वचन का पालन पहले किया जाना चाहिए तो उसके अगर व्यतिक्रम किया जाता है, डिफॉल्ट किया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा भाई? ये चीज़ यहाँ पे आती है कि जबकि कोई संविदा ऐसे वित्तकारी वचनों से गठित है जिनमें से एक का पालन या पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरे का पालन ना कर दिया जाए, और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे तब ऐसा वचनदाता वित्तकारी वचन के पालन के लिए दावा नहीं कर सकता है, और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा का पालन से उठाए प्रतिकर देना होगा। यानी कि अगर ये जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई वचन देता है और वचन दिया, मान लीजिए 2 वचन, ठीक है, और जब तक दूसरे का पालन ना कर दिया जाए तब तक ये पहले का पालन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले दूसरे का पालन करना होगा। इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। आपके बैरेक्ट में ही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं पूरा बैरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर केस लॉ है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। खा के पोत को का अपने द्वारा दिए जाने वाले थोड़ा को भरने और कलकत्ते से मॉरिशस तक का प्रवाहन करने के लिए भाड़े पर लेता है। यानी कि पोत का मतलब क्या है? एक जहाज है, एक शिप है, ठीक है। शिप को क्या किया, भाड़े पर लिया गया, किसके द्वारा? का के द्वारा, और उस पर कुछ स्थोरा यानी जूट वगैरह कुछ था उसको भरने के लिए। और वो यहाँ पे क्या बोला कि मुझे क्या करना है, कलकत्ते से मॉरिशस तक ले जाना है, कलकत्ते से मॉरिशस तक। अब उसके प्रवहन के लिए खा को अमुक ढुलाई मिलनी है, यानी कि जो भी उसका रेंट होगा, जो भी भाड़ा होगा, जो भी ढुलाई होगी, उसको बी को मिलेगा। अब क्या किया, का जो पोत के लिए स्थाई स्थोरा नहीं देता, यानी जो का है वो जूट देता ही नहीं है। भाई जब इसकी जूट नहीं देगा तो उसको लेके क्या जाएगा? तो भाई तो इसको क्या करना है, इसका वचन का पहले पालन करना होगा, उसके बाद क्या करेगा, जो बी है अपने वचन का पालन करेगा, तभी तो कलकत्ते से मॉरिशस उसको ले के जाएगा भाई। तो खा के वचन का पालन क्या है ना, कि जो बी है यानी जिसका जहाज है वो क्या कर नहीं कर सकता, खा के वचन का पालन का नहीं कर सकता। यानी कि जो ए है जिसने भाड़े पर लिया था उस जहाज को, ये नहीं कह सकता कि खा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। भाई पालन कैसे करेगा? पहले तो वचन का पालन किसको करना होगा? ए को करना होगा। जो भी इसके पास जूट रहे हो, जो भी थोड़ा रहे हो, पहले उसको लोड करेगा, उसके बाद उस वहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। तो उसने नहीं किया। तो यहाँ पर और क्या है, खा को उस हानि के लिए, यानी कि जिसका जहाज था और उसको हानि हो गई भाई, अब उसको लेके नहीं जा रहा है, तो जो खा उस संविदा का पालन से उठाए गए हानि है ना, उसको प्रतिकर देना होगा। कौन देगा? जो ए है जिसने जहाज को बुक किया था कि भाई मुझे कलकत्ते से मॉरिशस ले जाना है। भाई वो वचन का पालन किसको करना था? पहले ए को करना था, यानी उसको जूट को उसमें लोड करना था, उसके बाद लोग ले जाता भी। भाई जब ले जाता तो उसको कुछ ढुलाई मिल जाती, उसको कुछ पैसे मिल जाते। भाई उसको लॉस हो गया तो इस लॉस को रिकवर तो करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सेक्शन 54 कहता है। अब आता है सेक्शन 57। अब बात करोगे कि सेक्शन 55 और 56 का है, तो जिस सेक्शन 55 है ना और सेक्शन 56, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है और असंभवता वाला भी है, ठीक है। इस सभी इन दोनों सेक्शन को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 57 क्या कहता है कि वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हों करने का वित्तकारी वचन। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया क्या किया है कि कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में यानी उस संविदा में कुछ बातें तो वैध हैं, ठीक है ना, तो वैलिड हो जाएंगी, और कुछ बातें ऐसी है जो अवैध रूप से अवैध हैं।
तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रभाव क्या होगा उस बेदकारी वचन का। अब ये देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट में देखेंगे तो क्या कहता है, जहाँ कोई व्यक्ति प्रथमतः कुछ बातें करने का जो वैध हो, जो वैलिड हो, और द्वितीयतः विनिर्देशित परिस्थितियों में कुछ अन्य बातें करने का जो अवैध हैं, बेदकारी वचन देते हैं, वहाँ वचनों का प्रथम संवर्ग तो संविदा है कि द्वितीय संवर्ग शून्य करार है। यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें आती हैं उसमें, कि एक तो वैलिड है और साथ ही साथ दूसरा कौन सा है, अवैध है, इनवैलिड है। तो जो वैध है, जितनी बातें वैध हैं, जितनी वैलिड रहेंगी ना, वो क्या कहलाएंगी, वो तो संविदा बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जो बातें आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में इनवैलिड हैं वो क्या हो जाएंगी, वो वॉइड हो जाएंगी, यानी कि शून्य करार हो जाएंगे। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपका उद्देश्य ही क्या है, कि अवैध है। तो इसको एग्जाम्पल देते हैं, इसी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि का और खा करार करते हैं, यानी एग्रीमेंट करते हैं कि खा को एक गृह का 10,000 रुपये में बेचेगा। यानी कि जो ए है वो ये घर बेचने वाला है किसको, बी को, कितने रुपए में, 10,000 रुपये में। अब किंतु यदि खा उसे एक घर के रूप में उपयोग में लाए तो का उसके लिए 50,000 रुपये देगा। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, उसने तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो कर लिया, ठीक है। अब एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे कहता है कि 10,000 रुपये में तो बेचेगा, लेकिन यदि मान लीजिए बी जो है, बी उसमें एक गैम्बलिंग हाउस चलाता है, यानी जुआ खेलने का अड्डा चलाता है, तो उसके लिए क्या क्या करेगा, उसको 50,000 रुपये देगा। तो यहाँ तो ये गैम्बलिंग वाला जो हाउस खोलने की बात आती है वो तो शून्य हो जाएगा। बाकी जो बेचने 10,000 रुपये बेचने की संविदा है वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो वैलिड रहेगा। ये है। अब आता है सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या कहता है कि अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो, यानी कि अल्टरनेटिव प्रॉमिस, जिसमें क्या है, एक जो शाखा है ना उसकी क्या है, इलीगल है। यानी कि ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो दूसरी अवैध, तो केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है, जैसा ऊपर हमने देखा था। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, का और खा एग्रीमेंट करते हैं कि खा को का 1,000 रुपये देगा, जिसके लिए का को खा तत्पश्चात या तो चावल या तस्करी अफीम प्रदत्त करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे मैं 1,000 देता हूँ या तो आप क्या करोगे, या तो चावल दे दोगे मुझे उस 1,000 के बदले, या फिर अफीम आप मुझे ला के दोगे। अगर आपके पास चावल नहीं है तो अफीम दोगे। तो यहाँ पे चावल वाली जो, तो एक यहाँ पे आपने एग्रीमेंट किया तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो वैलिड रहेगा, ये वैध रहेगा ये शाखा। लेकिन दूसरी शाखा की बात करते हैं, ये अगर अफीम देने की बात आती है तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। वहाँ पे आपको उसका प्रवर्तन आप नहीं करा सकते कि भैया हमने इसको 1,000 रुपये दिया था, हमको अफीम ला के दे, हमको गांजा ला के दे, ये सब नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आती है आपकी सेक्शन 51 से लेकर 58 तक में वैधकारी वचनों के पालन के विषय में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे सेक्शन 55 और सेक्शन 66, जहाँ पे असंभव कार्य करने का करार आता है, और साथ ही साथ जहाँ पे टाइम जो है वहाँ पे आपको क्या है कि एक मर्मभूत टाइम होता है, यानी जहाँ पे टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी टाइम पे आपको परफॉर्म करना होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले, इसेंशियल हो जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।